हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है एडवोकेट पायल जैन और जिस एक्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो वन ऑफ द एक्ट्स है हिंदू लॉ के अंदर। आप जानते ही हैं कि हिंदू लॉ में चार आपके पार्ट्स हैं, चार पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें चार एक्ट्स हैं। पहला आपका हिंदू मैरिज एक्ट, देन सक्सेशन एक्ट, फिर एडॉप्शन एंड गार्जियनशिप और लास्ट है आपका एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस। तो आज हम एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे। और हिंदू लॉ जो ओवरऑल है ये बहुत सारी स्टेट जुडिशरी में एक इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करता ही है, चाहे वो प्री का एग्जाम हो या मेंस का, उत्तराखंड का हो या यूपी का हो, बिहार का हो या फिर हरियाणा का हो, ये सब में ही आता है। तो इस सब्जेक्ट को आप ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो है ही, और आप इसको तो इसमें थोड़ी सी मेहनत करके ही आपको ये सब्जेक्ट जो है वो याद हो जाएगा। बेयर एक्ट रीडिंग से पहले आज हम इसका थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं कि आप ये समझ लें कि इसका बैकग्राउंड बेसिकली क्या है। वो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही 1-2 मिनट का होगा। तो इसके जो ऐसा नहीं है कि इस एक्ट से आने से पहले हिंदू लॉ जो है या हिंदू ये जो एडॉप्शन है या मेंटेनेंस है वो 1956 से पहले नहीं होता था। उससे पहले भी एडॉप्शन मेंटेनेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो था। तो लीगल प्रोविजंस जो है जो हमारे ट्रेडिशनल हिंदू लॉ को इफेक्ट करते हैं, दे कैन बी ट्रेस्ड बैक 100 years बिफोर 1956, दैट इज इन द ईयर 1856। 1914 में एक हिंदू लॉ कमेटी अपॉइंट की गई थी। तो उनको वो अपॉइंट की गई थी टू स्टेट देयर व्यूज ऑन इंटरस्टेट सक्सेशन एंड हिंदू एंड द कोडिफिकेशन ऑफ हिंदू मैरिज। इन सब के कॉन्सेप्ट्स जो थे वो बहुत ही ज्यादा वास्ट थे, उनको कोडिफाई करना बहुत जरूरी था, उनको एक एक्ट से गवर्न करना बहुत जरूरी था। तो 1914 में एक कमेटी जो थी वो बिठाई गई थी, और ऑब्वियसली इट वाज अपोज्ड बाय मेनी पीपल who felt that there could be no legislation। को ये लगता था कोई लेजिस्लेशन नहीं हो सकता हिंदू लॉ पे on religious grounds, and because of the spacious and complicated structure of Hindu law there could be no legislation। लेकिन फिर भी जो ये था काम जो था प्रोसेस में चलता रहा, और ये फाइनली इट सीज्ड टू फंक्शन आफ्टर मेकिंग कंसिडरेबल प्रोग्रेस एंड वाज रिवाइव्ड इन द ईयर 1944 में इसका रिवाइव हुआ, और इट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय सर बेनेगल नरसिंह राव, जिसको कि हमें राव कमेटी। अगर आपसे कहा जाए कि हिंदू लॉ जो है वो किसने ड्राफ्ट किया है, प्री में बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको लिखना है राव कमेटी। इट वॉज ड्राफ्टेड बाय राव कमेटी। राव कमेटी ने कमिटी जो थी उन्होंने इवॉल्व किया अ यूनिफॉर्म कोड ऑफ हिंदू लॉ जो कि अप्लाई होगा सारे ही हिंदूज पर। ठीक है, इसका जो और वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ हिंदू लॉ जो कि इवॉल्व हुआ था, जो कि कमिटी ने इवॉल्व किया था, वो डील करता है विद द सब्जेक्ट ऑफ एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो इस पर्टिकुलर एक्ट का जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था? टू कोडिफाई सर्टेन एक्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। और इसीलिए ही इसको इस पर्टिकुलर बिल, इसके नाम से बिल जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने के बाद इसको हैविंग बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इट गॉट द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन 21 दिसंबर 1956। 21 दिसंबर 1956 को इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गई थी, एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन दिस डेट ओनली। और इसका जो डेट ऑफ फोर्स है वो भी यही डेट है। और ये जो है इस पर्टिकुलर ईयर का 1956 का ये एक्ट नंबर था 78। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। जब भी आप बेयर एक्ट रीडिंग करें तो ये बेसिक चीजें आप हमेशा हर एक एक्ट में कर लेंगे। हमें पढ़ना ही है कि इसका एक्ट नंबर क्या है, डेट ऑफ इनैक्टमेंट, एनफोर्समेंट, जो प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी, इसका पर्पस क्या था, ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, इन छोटी छोटी चीजों से अगर आप इसको पर्पस पता चल जाए कि किसी भी एक्ट का पर्पस क्या है, तो अगर आप किसी क्वेश्चन में मेंस में या प्री में अगर अटक गए हो तो हो सकता है कभी कभी ये वाली जो चीजें होती हैं, ये बेसिक चीजें ही आपको उस क्वेश्चन से निकाल सकती हैं। तो ये एक्ट नंबर 78 था 1956 का एक्ट नंबर, यानी कि 78 पर जो एक्ट पास हुआ था उस पर्टिकुलर ईयर में, वो था आपका एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इसमें आपके जो चैप्टर है वो 4 हैं, सेक्शन आपके 30 हैं, सेक्शन सिर्फ और सिर्फ 30 है। फर्स्ट चैप्टर जो है वो प्रिलिमिनरी है, जो कि कवर अप करता है सेक्शन 1 to 4। 5 to 17 आपके एडॉप्शन के हैं, और उसके बाद 18 से लेकर 28 तक आपके मेंटेनेंस से रिलेटेड प्रोविजंस हैं।
29 और 30 जो कि चैप्टर 4 है वो है रिपील एंड सेविंग क्लॉज। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसका सेक्शन नंबर 1। चैप्टर 1 का सेक्शन नंबर 1 है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। शॉर्ट टाइटल जो है, जो इस एक्ट का नाम ही है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इसका एक्सटेंट है होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या ये सही है? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। अब ये अप्लाई होता है टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मतलब आपको अलग से बोलने की जरूरत नहीं है कि इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नाउ इट अप्लाइज टू होल इंडिया। एंड होल इंडिया में ऑलरेडी इंक्लूड है, इट्स डीम्ड टू इंक्लूड जे एंड के। आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, इंक्लूडिंग इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन 2019 के बाद ये सब एक्ट्स में से ये जो एक्सक्लूडिंग वर्ड था वो हटा दिया गया है। ठीक। सेक्शन 2 बात करता है एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। इस एक्ट का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है। तो इसको सबसे पहले याद रखिएगा, इसके 3 पॉइंट्स हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो है, फर्स्ट पॉइंट का ए पार्ट, हिंदू बाय रिलीजन, और हु इज बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख्स बाय रिलीजन। जो कि बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं, सिख हैं, वो भी आपके हिंदू कहलाएंगे। अब बात करते हैं हम सी की। सी पार्ट में लिखा है जो कोई भी मुस्लिम नहीं है, पारसी नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, ज्यूज नहीं है, वो कौन है? हिंदू। जो भी कोई मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन, ज्यूज नहीं है वो आपका हिंदू है, अनलेस दैट पर्टिकुलर पर्सन, अनलेस दैट एनी पर्सन प्रूव कर दे कि ही इज नॉट गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ, कस्टम एंड यूसेज। तो आपके जो फर्स्ट क्लॉज है उसमें ये ए बी सी पॉइंट आते हैं। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट की, जो इसके ए बी पार्ट से रिलेटेड है। उसमें ये लिखा है कोई भी चाइल्ड जो कि लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, लेकिन उसके बोथ पेरेंट्स अगर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख होंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? वो हिंदू होगा वो बच्चा। उसके बाद कोई भी चाइल्ड लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट जिसका एक भी पेरेंट अगर हिंदू है और उसको हिंदू के तौर पर ही ब्रॉटअप किया गया है तो वो कौन कहलाएगा? हिंदू। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं संजय दत्त को। संजय दत्त के जो पापा सुनील दत्त थे वो हिंदू थे और नरगिस जो थी उनकी मम्मी वो मुस्लिम थी। तो उनका जो ब्रॉटअप हुआ था संजय दत्त का वो एज हिंदू हुआ था, तो इसलिए आप इस एग्जाम्पल को इसमें फिट कर सकते हैं। और 29 नवंबर 1962 में 29 नवंबर 1962 में एक क्लॉज एक्सप्लेनेशन में और एड ऑन किया बीबी। उसमें ये लिखा था कि चाइल्ड चाहे लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट, लेकिन उसको छोड़ दिया गया है। किसने छोड़ दिया? उसके बोथ फादर और मदर ने। यहाँ पे ध्यान रखिएगा पेरेंट्स वर्ड नहीं है। पेरेंट्स इसलिए नहीं है, हो सकता है कि मम्मी पापा जो है उसके वो अलग हो गए हो। तो बोथ फादर एंड मदर ने इसको छोड़ दिया हो, या उस बच्चे की पेरेंट एज ही नहीं पता हो, उस पता ही नहीं हो ये किसका बच्चा है इसलिए, और उस बच्चे को ब्रॉटअप किया गया हो एज हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या फिर सिख, तो वो बच्चा भी क्या कहलाएगा? हिंदू। और इसका सी पार्ट है कन्वर्जन। कोई अगर कन्वर्ट हो गया हो और कन्वर्ट होने के बाद रिकन्वर्ट हो गया हो हिंदू में तो वो भी कहलाएगा हिंदू। उसके बाद ये फर्स्ट क्लॉज में ये 3 पॉइंट थे। उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन में ए बी बी जो कि अमेंडमेंट से आया, और उसके बाद सी। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट कहता है कि मेंबर ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब का कोई भी मेंबर जो कि किस में आता है, जो कि आर्टिकल 366 के क्लॉज 25 में फॉल करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उस पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। और उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है डिक्लेरेशन, जो ये कहता है कि ऑल्दो ही इज नॉट हिंदू बाय रिलीजन, लेकिन उसके जो भी प्रोविजंस है वो इस एक्ट के वो उनसे गवर्न होता है, तो वो भी उसे हिंदू कहा जाएगा। सेक्शन 3 डेफिनेशन क्लॉज है, उसमें जो आपकी पहली डेफिनेशन है वो है कस्टम एंड यूसेज। कस्टम एंड यूसेज आपने बहुत बार सुना होगा, ये बहुत सारे लॉज में भी आता है। और लेकिन इसका मतलब क्या है? कस्टम एंड यूसेज सिग्निफाई करता है रूल विच इज कंटिन्यूअसली एंड यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व। इसके पॉइंटर्स बना लीजिए। हिंदू लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके आप 1 लाइनर्स बना ली तो आपके लिए सफिशिएंट होगा, आपको बेयर कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रूल विच इज ऑब्जर्व कॉन्टिन्यूअसली एंड यूनिफॉर्मली। उसके बाद ऑब्टेन द फोर्स ऑफ हिंदू लॉ, फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड, एंड इट ऑब्टेन्ड द फोर्स ऑफ हिंदू लॉ। लेकिन जो ये रूल है वो कैसा होना चाहिए, वो इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि रूल जो है वो सर्टेन होना चाहिए,
नॉट अनरीजनेबल एंड नॉट अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। और अगर कोई पर्टिकुलर रूल एप्लीकेबल है एक फैमिली को, तो उस फैमिली ने उसे डिसकंटिन्यू नहीं किया हो, तो वही है आपका ये कस्टम एंड यूसेज। सेकेंड डेफिनेशन है मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस लिखा है, मेंटेनेंस इंक्लूड्स, क्योंकि ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा। कई बार डेफिनेशन में लिखा होता है एक्सक्लूड्स और कई बार होता है इंक्लूड्स, तो इंक्लूड्स डिनोट्स इंक्लूसिव डेफिनेशन और एक्सक्लूड्स एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। तो मेंटेनेंस में क्या इंक्लूड है, प्रोविजन ऑफ फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट और एजुकेशन। इसके अलावा क्या है, रीजनेबल एक्सपेंसेस एंड इंसिडेंट्स ऑफ अनमैरिड डॉटर, अनमैरिड डॉटर के शादी में जो भी एक्सपेंसेस होने वाले हैं उससे रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, वो भी इसमें आएंगे, लेकिन वो भी क्या कैसे होनी चाहिए, रीजनेबल। जो इसकी सी डेफिनेशन है वो बात करती है माइनर की, और माइनर कौन होता है, हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज और हर एज ऑफ 18 ईयर्स। माइनर कौन होता है, जो 18 ईयर्स का नहीं है, 18 ईयर्स जिसके कंप्लीट नहीं हुए हैं। सेक्शन 4 है इसका ओवरराइडिंग क्लॉज। जो ओवरराइडिंग क्लॉज है वो क्या कहता है कि अगर कोई भी टेक्स्ट, रूल या इंटरप्रिटेशन, कोई भी टेक्स्ट, रूल और इंटरप्रिटेशन, लेकिन किसकी, चाहे वो हिंदू लॉ की हो इस एक्ट से आने से पहले, या फिर कोई कस्टम हो और यूसेज, तो इन सब का दे सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। और इसके अलावा और एनी अदर लॉ इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट cease to apply so far as it is inconsistent with the provisions of this act। तो यहाँ पर आपको एक डॉक्ट्रीन याद आ रही होगी, डॉक्ट्रीन ऑफ एक्लिप्स। तो ये वही है कि जहां तक ये इनकंसिस्टेंट है इस एक्ट से, वहां तक उसको क्या क्या मान लिया जाएगा, इट सीज टू अप्लाई। ठीक, यहाँ से यहाँ तक आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। मूव ऑन टू चैप्टर 2 जो कि बात करता है एडॉप्शन की। एडॉप्शन का जो फर्स्ट सेक्शन है यानी कि सेक्शन 5, वो कहता है एडॉप्शन टू बी रेगुलेटेड बाय दिस चैप्टर। दिस चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 2। ये क्या कहता है कि जो एडॉप्शन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। जो आपका एडॉप्शन है वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। और अगर कोई एडॉप्शन हुआ है इन कॉन्ट्रावेंशन विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, तो वो एडॉप्शन मानी जाएगी वॉइड। यही आपका प्री का क्वेश्चन है कि वैलिड होगा या फिर वॉइडेबल होगा, वॉइड होगा या फिर नो इफेक्ट। तो आपका आंसर होगा वॉइड। और उसके बाद अगर वॉइड जब हो गया, वॉइड डिक्लेयर करने के बाद, इट नीदर क्रिएट्स एनी राइट्स इन एडॉप्टिव फैमिली, उस बच्चे का कोई हक नहीं होगा उस एडॉप्टिव फैमिली में। अगर वो जब उसमें अडॉप्ट किया गया होता, जो उसके वो राइट्स, उसे अधिकार वो मिलते, वो अब नहीं मिलेंगे, वो क्रिएट ही नहीं हुए। तो इट नीदर क्रिएट्स एनी राइट इन एडॉप्टिव फैमिली एंड नॉट डिस्ट्रॉय द राइट्स इन द फैमिली ऑफ हिज और हर बर्थ। और उस बच्चे के, चाहे वो लड़का है या लड़की हो, जो उसकी ओरिजिनल फैमिली है, उसके वहां पे जो उसे राइट्स मिले थे, जब ये उसकी अडॉप्शन वॉइड डिक्लेयर हो जाएगी तो वहां के राइट्स उसके खत्म नहीं होंगे। यही है आपका सेक्शन नंबर 5। सेक्शन 6 आपकी बात करता है रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड एडॉप्शन। वैलिड एडॉप्शन के क्या क्या एसेंशियल्स हैं जिससे कि एक एडॉप्शन वैलिड कहलाएगी। तो उसमें फर्स्ट है द पर्सन एडॉप्टिंग। जो पर्सन एडॉप्ट कर रहा है उसके पास कैपेसिटी भी होनी चाहिए, राइट भी होना चाहिए टू टेक इन एडॉप्शन। नेक्स्ट द पर्सन गिविंग इन एडॉप्शन, उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए टू डू सो। और थर्ड द पर्सन एडॉप्टेड, जिसको अडॉप्ट किया जा रहा है वो भी कैपेबल हो ऑफ बीइंग टेकन इन एडॉप्शन। और फोर्थ है आपका अदर कंडीशंस जो होंगी एडॉप्शन के से रिलेटेड। तो ये जो हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि भाई क्या कैपेसिटी जो पर्सन अडॉप्ट कर रहा है या जो एडॉप्शन में दे रहा है, या जिस बच्चे को अडॉप्ट किया जा रहा है, या उसके जो अदर कंप्लायंसेज हैं, कंडीशंस जो हैं, वो कहाँ पर मिलेंगी आपको। तो यही इसके सेक्शन 6 से रिलेटेड अब आगे के जो प्रोविजंस है वो इन्हीं बातों से डील करते हैं। पर्सन अडॉप्टिंग में मेल और फीमेल आ जाएंगे आपके, तो वो है आपके सेक्शन 7 एंड 8। जब मेल अडॉप्ट करता है तो उसकी कैपेसिटी और राइट की बात की गई है। 8 में फीमेल की। द पर्सन गिविंग एन अडॉप्शन, जो अडॉप्शन दे रहा है उसका है सेक्शन 9। जिसको अडॉप्ट किया जा रहा है सेक्शन 10। और सेक्शन 11 बात करता है द अदर कंडीशंस टू मेक एन अडॉप्शन वैलिड। तो ये सारे 6 के बाद देखा जाए तो इसी के बाद इसी लाइन में आपको ये 11 तक सेक्शन ये याद हो जाएंगे। तो और इसके आगे की सेक्शंस के लिए स्टे ट्यून टू माय नेक्स्ट वीडियो। और अभी तक आपने अगर टारगेट फॉर IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और डू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट and which would definitely help me in doing my job better. Thank you.